हेलो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, मैं संदीप ठाकुर। आप देख रहे हैं माँ संस्कृत गंगा यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है बिहार बोर्ड में कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे हिंदी में। वो आप बने रहें अंत तक, वो आपके लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है। तो आप हमेशा बने रहें। और ये मान लीजिए आपका बिहार बोर्ड के लिए 100% गारंटी बोल रहे हैं, इसमें पूछे जाएंगे। आप अंत तक बने रहें। अगर नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, इसको डिसलाइक कर दीजिएगा। आप इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो अंत तक बने रहें और A to Z प्रश्नों को आप अच्छी तरह से देखें और समझें। अगर नहीं समझ में आए तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, समय को बर्बाद ना करते हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, अगर आप एग्ज़ाम में जाने से पहले आप इन सब चीज़ को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आपको एग्ज़ाम में अच्छे से मार्क्स लिखिएगा, ठीक है। क्योंकि आपको 100 नंबर का जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसमें से आपको 100 मार्क्स में से आपको 50 को ही बनाना है। ये आपको ध्यान देना है, क्योंकि ओ मार्कशीट पर जो घसना होगा वो आपको 100 में से 50 को घसना होगा, ठीक है। आप ये ध्यान रखिएगा। अगर आप ये ध्यान नहीं रखते हैं तो आपको गलत भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात है, अगर आप चाहते हैं बिहार बोर्ड में अच्छे से मार्क लाने के लिए तो आपका राइटिंग जो है वो अनिवार्य होना चाहिए। अगर आपका राइटिंग अगर अनिवार्य नहीं, मतलब अच्छा नहीं है उतना अच्छा, तो आपका मार्क्स कट सकता है। तो फ्रेंड्स, आप अच्छी तरह से लिखें और अच्छी तरह से समझें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए एक बार फिर से क्वेश्चन को। निम्नलिखित प्रश्नों को एक से लेकर 100 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से कोई एक सही है। इन सही 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर आपके द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओ मार्क उत्तर पत्रक पर चिन्हित करना है। तो याद रखिए, आपको मान लीजिए 100 नंबर पूछे जाएंगे और 50 को ही आपको बनाना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इन सब बात पर बढ़ते हुए अब आगे बढ़ते हैं। तो अंत तक बने रहें। कोई तरह की दिक्कत हो या कोई तरह का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं या पूछ सकते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न आपके सामने मिल गया। द राइज एंड हिंदू द फॉलो ऑफ द हिंदू विमेन, या किसकी रचना है। आप अगर पहला पार्ट पढ़े होंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ में, तो आपको मालूम चल गया होगा यह किसकी रचना है। क्योंकि आप अच्छी तरह से अगर किताब पढ़े होंगे ना, तो आपको मालूम चल गया होगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक जो है वो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। उन्होंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही ने द राइज एंड फ्लॉ ऑफ द हिंदू विमेन की रचना किया था। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ऑप्शन भी दे देते हैं। ए ऑप्शन नलिनी मिश्र शर्मा, बी मैक्स मुलर, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी भीमराव अम्बेडकर। तो इस तरह से आप बने रहें अंत तक, ठीक है। तो ये इसका जो आंसर है वो है भीमराव अम्बेडकर। डी मार लीजिएगा। प्रश्न संख्या 2 है, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी। ए काला, बी नीला, सी सफ़ेद, डी लाल। तो सेन साहब की जो कार था वो काला रंग का था और ये 7,500 का था, ठीक है। प्रश्न संख्या 3, मैक्स मुलर की दृष्टि में सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है। तो मैक्स मुलर की दृष्टि में प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण वह जो देश है वो हमारे भारत देश है, इसलिए ऑप्शन बी मार लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत बड़ा है और आपको समय भी लग सकता है, तो इसलिए हम ज़्यादा ऑप्शन नहीं बोलेंगे, आप ऑप्शन को देख लीजिएगा और हमें आंसर सिर्फ बोलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अंत तक पढ़ें और अच्छी तरह से समझें, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए चौथा प्रश्न है, मनुष्य में जो घृणा है जो अन्यास बिना सिखाए आ जाती है वह घोतक वस्तु का घोतक है। वह अपने को संयत रखना, दूसरे के मनोभाव का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है।
डैश डैश यह युक्ति किस शीर्षक पर की गई है। चलिए, अगर आप नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ पढ़े होंगे तो उसमें बताया जाता है कि नाखून काटना मनुष्यता की निशानी होती है और नाखून नहीं काटना पशुता की निशानी होती है। इसीलिए यहाँ पर दिया गया है कि पशु तत्व यानी कि पशुता जिसमें आ रहा है वो नाखून में आ रहा है। तो नाखून नहीं काटना एक तरह की पशुता की निशानी होती है, अगर नाखून काटेंगे तो ये मनुष्य की निशानी होती है। इसलिए इसका जो आंसर है वो है सी नंबर का, नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 में। प्रश्न संख्या 5 में है मेंडलिप किसकी रचना है। तो चलिए, अगर आप गुणाकर मूल्य पाठ में पढ़े होंगे तो याद रखिएगा कि मेंडलिप किसकी रचना है। तो अमरकांत, बी रामविलास, सी अशोक, डी गुणाकर मूल्य। तो मेंडलिप की जो रचनाकार है वो है हमारे गुणाकर मूल्य। इसकी ऑप्शन जो है वो डी मार लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 6 में देखते हैं, देवगिरी के यादव शासकों के लेख किस लिपि में अंकित है। ए नंदी नागरी, बी ब्राह्मी लिपि, सी खरोष्टी लिपि, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए, देवगिरी के जो यादव थे, यादवों यदुवंशी कहते हैं, मान लीजिए देवगिरी के यादव जो थे उसके शासक के लेख जो लिखे थे वो हमारे नंदी नागरी लिपि में लिखे थे। इसका जो ऑप्शन है वो ए नंबर मार लीजिएगा, ठीक है, वो ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 7 में देखते हैं, लेखक अमरकांत को किस लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। चलिए, लेखक अमरकांत को जो लेखन के लिए साहित्य अकादमी जो मिला था वो कथा लेखन पर मिला था। इसके लिए इसी ऑप्शन नंबर बी पर आप लॉक लगा लीजिएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। 8वां है बहादुर कैसा लड़का था। तो बहादुर जो था वो हंसमुख भी था, ठीक है, और मेहनती भी था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो क्या था इसका सी मार लीजिएगा। बहादुर जो एक हंसमुख और मेहनती लड़का था। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए 9th प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 में है, जो महत्व ऐतिहासिक भौतिकवाद के लिए इतिहास का वही है आलोचना के लिए साहित्य की परंपरा है डैश डैश यह युक्ति किस पाठ की है। तो चलिए, आपको परंपरा का मूल्यांकन पाठ में अगर पढ़े होंगे तो उसमें बताया होगा कि जो महत्व में ऐतिहासिक भौतिक के लिए इतिहास का है वो आलोचना के लिए साहित्य परंपरा का भी क्या है विद्यमान होता है। इसलिए क्या होता है, परंपरा का मूल्यांकन जो है वो पाठ क्या होता है ये सही होगा, ठीक है। इस परंपरा का मूल्यांकन पाठ से ये युक्ति लिया गया है। प्रश्न संख्या 10 में बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10, कौन ऑमलेट नहीं खाता है। कौन ऑमलेट नहीं खाता है। ऑप्शन संख्या मान लीजिए ए चाचा, बी पंडित बिरजू महाराज, बाबूजी, डी शंभू महाराज। देखिए ये कौन सी पाठ में है तो आपको समझ में आ गया होगा, जिसमें याद रखिए पंडित बिरजू महाराज के बारे में अगर पढ़े होंगे तो यही बात कह रहा है, कौन ऑमलेट नहीं खा रहा था। तो ऑमलेट जो नहीं खा रहा था वो बाबूजी नहीं खा रहा था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी मार लीजिएगा। तो प्रश्न संख्या 11 में है, अशोक वाजपेयी के पिता का क्या नाम था। ऑप्शन ए गिरजानंद, बी जगदानंद, सी परमानंद, डी अच्युतानंद। अशोक वाजपेयी के जो पिताजी थे वो परमानंद थे, इसलिए ऑप्शन संख्या सी में लॉक लगा लिया जाए। प्रश्न संख्या 12, बिल नवल क्या है। ए फ्रांस बिल अवल जो क्या है, अब मान लीजिए 12वां प्रश्न में देखते हैं कि बिल नवल क्या है। वह फ्रांस का एक छोटा सा क्या है गांव है। फ्रांस का एक छोटा सा क्या है गांव है, इसलिए आप बिल नवल जो याद रखिएगा फ्रांस का एक छोटा सा गांव है, इसलिए ऑप्शन संख्या डी मार लीजिएगा। प्रश्न संख्या 13, लेखक को गीले कपड़े में देखकर कौन नाराज थे। लेखक के जो गीले कपड़े में देख के वो दीदी नाराज थी, ठीक है, इसके लिए ऑप्शन संख्या वो क्या होगा बी मार लीजिएगा। प्रश्न संख्या 14 में है, लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म
कब हुआ था? लेखक यतीन्द्र मिश्र का जो जन्म हुआ था वह था 1977 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? तो 1977 ईस्वी को इसका जन्म हुआ था। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं 15 प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15 है, जीवन के आरंभिक दिनों में बिस्मिल्लाह खां के संगीत की आसक्ति कैसी हुई? ए, अब मान लीजिए कि जीवन के आरंभिक दिनों में बिस्मिल्लाह खां को संगीत की आसक्ति कैसे हुई थी? तो मान लीजिए गिरजा देवी के संगीत पर जो उन्होंने क्या किया था, पूरी मतलब आसक्ति इसको इतना आ गया, गिरजानंद देवी के मतलब बहुत ही मगन में थे और इतना मतलब वहीं पर बैठ के प्रतिदिन नृत्य करते थे और वहाँ पर नृत्य करते करते इसको ऐसा हो गया, संगीत की आसक्ति इतना प्रदान हो गई कि वह संगीत में लय मिल गया बिस्मिल्लाह खां को। अगर आप इसका चैप्टर पढ़े होंगे ना तो बहुत मज़ेदार चैप्टर है, आप पढ़ के देखिएगा, अगर मज़ा आएगा आपको। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अगला करते हैं 16 मार्क्स। काशी किसकी पाठशाला है? काशी, अब देखिए नाम में भी क्या रखा है, नाम में भी इतना बढ़िया है कि आप तो समझ भी जाइएगा। काशी संस्कृति की पाठशाला है, याद रखिएगा। काशी जो है हमारी संस्कृति की पाठशाला है, जहाँ संस्कारों से परिपूर्ण होता है वही काशी है, याद रखिएगा। प्रश्न क्या अगला है 17वां प्रश्न है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो चलिए इसका जो जन्म हुआ था राष्ट्रपति महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था वो पोरबंदर में हुआ था, गुजरात में। लेकिन 1869 ईस्वी को इसको पोरबंदर गुजरात में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 में है, गांधी को महात्मा किसने कहा था? 18वां प्रश्न देखते हैं। तो गांधी जी को महात्मा का उपाधि दिया था वो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। प्रश्न संख्या 20 में देखते हैं, किसका विवादास्पद महाभारत पहले पहल प्रस्तुत किया जाने वाला था? पीटर बुक को, याद रखिए, किसका विवाद महाभारत के पहले पहल प्रस्तुत किया जाने वाला था? तो वो पीटर बुक को किया था। ठीक है, ये विवादास्पद था बुक, जिसके अनुसार ये महाभारत के पहले प्रस्तुत किया जाने वाला था, लेकिन ये इन्होंने पहले नहीं किया गया था। ठीक है, ये हमेशा यह विवाद था, इसमें बहुत ज़्यादा विवाद था इसमें, इसलिए इस बुक को प्रचालन नहीं किया था। चलिए 20वां प्रश्न देखते हैं। बिरजू महाराज सबसे बड़ा एग्जामिनर या जज किसे समझते थे? तो याद रखिएगा, बिरजू महाराज सबसे बड़ा जज जो है या एक एग्जामिनर वो अपनी माता को समझते थे, यानी कि अम्मा को। याद रखिए, ऑप्शन नंबर क्या है, बी मार लीजिएगा। फ्रेंड्स इस चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। ठीक है, तो बने रहें, हो सके तो आप इस पर फेसबुक व्हाट्सएप पे आप शेयर करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21 में देखते हैं, द का उच्चारण स्थान क्या है? द का उच्चारण स्थान क्या है? तो चलिए बढ़ते हैं। अब बताइए द का उच्चारण स्थान क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिए, द से दंत से निकला हुआ है, दांत से कि दंत से, यानी कि द जो है हमारा दंत से उत्पन्न किया गया है, दंत से तो दांत से उत्पन्न किया जा रहा है, इनकी दंत का उच्चारण स्थान जो होता है वो द होता है। चलिए प्रश्न संख्या 22 में देखते हैं। निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए आप बताइए, निह जोड़ छल होता है, आपको याद होना चाहिए, ये हमारा विसर्ग संधि से क्वेश्चन लिया गया है कि निश्चल का संधि विच्छेद क्या है। अगर सौ का विसर्ग लगा देंगे तो ये हमारा क्या है, ये भी गलत है और ये भी गलत है और ये भी गलत है, यानी क्या मतलब डी ऑप्शन नंबर क्या है, सही है, निह जोड़ छल। प्रश्न संख्या 23 में देखते हैं, निम्न में शुद्ध कौन है? तो याद रखिए, ये भी नहीं शुद्ध हो सकता है, ये भी नहीं शुद्ध है और ये भी नहीं शुद्ध है। इसका मतलब क्या है, वाणी जो है मेरा वो शुद्ध वाक्य है, इसलिए इसमें जो हम वाणी में शुद्ध में हम टिक मार लेते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 24 में देखते हैं। मई शब्द कौन संज्ञा में आता है? मई जो शब्द है वो हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा आता है, क्योंकि
हम महीना का नाम पूछते हैं, महीना का नाम जब पूछते हैं तो महीना में तो सभी आता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल सभी आता है। तो इसका मतलब ये हमारा क्या होता है, सब व्यक्तिवाचक में आ रहा है। तो इसलिए याद रखिएगा मई जो है हमारे क्या होता है, व्यक्ति में आता है। ठीक है, तो चलिए इसका जो ऑप्शन नंबर है वो है बी नंबर सही है। 25 में आइए, अपराध शब्द कौन सा लिंग होता है? अपराध, अपराध देखिए, अपराध में जो लिंग आता है वो होता है पुल्लिंग होता है, क्योंकि अपराधी रहेगा तो न स्त्रीलिंग होगा। यहाँ पे अपराध आ रहा है, अपराध में पुल्लिंग शब्द होता है और अपराधी में आएगा तो वो स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 में देखते हैं, कर्पूर, कर्पूर शब्द का शब्द क्या है? कर्पूर शब्द क्या है, शब्द क्या है ये पूछ रहा है। तो ये है तत्सम है। इसका ऑप्शन जो है वो हमेशा याद रखिएगा, सी मार लीजिएगा। कर्पूर जो है वो क्या है, तत्सम है। प्रश्न संख्या 27 में देखते हैं, श्याम शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? 27 में पूछे हैं। ठीक है, तो एक है श्यामी, बी श्यामिनी, सी श्यामिलिनी और डी श्यामा। तो श्याम शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप होता है वो श्यामा होता है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है हमेशा मार लीजिएगा, डी में मार लीजिएगा। ठीक है, ये इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न क्या 28 में, डाल पर चिड़िया, एक मिनट, हाँ, डाल पर चिड़िया गाती है, यह किस कारक का उदाहरण है? ये अधिकरण कारक का उदाहरण, अगर आप पढ़े होंगे, अगर आप सही ढंग से आप पढ़े होंगे व्याकरण तो आपको समझ में आएगा होगा कि हिंदी व्याकरण में लिखा हुआ है डाल पर चिड़िया गाती है, या किस कारक का उदाहरण है? तो वो अधिकरण कारक का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 29 में देखते हैं, यह कलम किसकी है, किस विशेषण का उदाहरण है? अब यहाँ पर देखिए, यह कलम किसकी है ये बात पूछ रहा है, तो आपको जवाब मिलना क्या चाहिए, ये सार्वजनिक होती हैं। कलम किसी का भी हो सकता है ना, तो ये सार्वजनिक हो सकता है, यानी कि क्या कर सकते हैं, सार्वनामिक होता है। इसका ऑप्शन बी मार लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 30 में है, मैंने खाना खा लिया है, किस काल का उदाहरण है? मैंने खाना खा लिया है किस काल का उदाहरण है? अब ये खा लिया हूँ, ये नहीं कह रहे हैं कि खाना खाया हूँ, खा लिया हूँ, तो यानी कि ये वर्तमान, मैंने खाना लिया है, सॉरी, मैंने खाना लिया, अगर खा लिया होगा तो ये भूतकाल में चला गया। अगर मैंने खाना लिया है तो ये हमारा क्या हो रहा है, वर्तमान काल में, क्योंकि अब भी मैंने खाना लिया हूँ। ठीक है, तो इसलिए वर्तमान काल में है। अगर मैंने खाना खा लिया तो ये क्या हो गया, भूतकाल में हो गया। अगर मैंने खाना खाने वाला हूँ तो ये भविष्य काल में हो जाएंगे। तो ये आपको याद रखना होगा। चलिए प्रश्न संख्या 31 में देखते हैं, पुष्प शब्द क्या है? ये पुष्प जो है वो तत्सम है, आप याद रख लीजिएगा, पुष्प जो है वो है तत्सम है। ऑप्शन संख्या ए सही है। प्रश्न संख्या 32 में है, ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़ किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक हैं, क्या कहलाते हैं? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो योग से क्या निकलता है, योगी तो यहाँ पर सभी है, ये भी योग है, रूढ़ है, योग रूढ़ है। तो याद रखिए योग वो होते हैं जिसका विचार अपने अर्थ को छोड़ किसी परंपरा का विशेष अर्थ प्रदान करता है, वह योग रूढ़ कहलाता है। इसलिए इसका ऑप्शन संख्या क्या होगा, सी है। आप इसको लॉक लगा लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 33 में है, प्राज्य शब्द में उपसर्ग क्या है? प्राज्य में शब्द में उपसर्ग क्या है? 32वां प्रश्न में आपको देख लेना है। तो चलिए, परा उपसर्ग क्या पे लिखा हुआ है? ऑप्शन संख्या डी कहीं पर लिखा हुआ है, देख लीजिए। हाँ ठीक है, पराज्य। इससे पहले उपसर्ग का मतलब होता है किसी भी शब्द में के पहले लगता है, और प्रत्यय का मतलब होता है किसी भी शब्द के अंतिम में लगता है। इसलिए हमें क्या कहेंगे, पड़ा हो सकता है। इसलिए ऑप्शन संख्या डी इसका सही है।
प्रश्न संख्या 35 में है त्यागी शब्द में प्रत्यय क्या है। त्यागी जिसके अंत में किसकी मात्रा लगा है, ये हम बोल रहे हैं प्रत्यय वाला में, लास्ट में आ रहा है ई की मात्रा, यानी कि क्या होगा, ऑप्शन संख्या इसमें हो सकता है ए भी मार सकते हैं। इसलिए क्या करें, 34 के ऑप्शन जो है वो हमेशा ए मार लीजिएगा, क्योंकि ए ही सही है, क्योंकि जिसके अंत में लगा हुआ ई की मात्रा लाया हुआ है, इसलिए ऑप्शन संख्या इसका ए मार लीजिएगा। प्रश्न संख्या 35 में चाचा शब्द का विशेषण क्या होता है। चाचा शब्द का विशेषण हम पूछ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए 1 मिनट रुकिए, हाँ चलिए। चाचा शब्द का जो विशेषण है मेरे ख्याल से चचेरा हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि चाचा है, विशेषण पूछ रहा है, तो चाचा का चचेरा होता है ना। चाचा अपना थोड़ी रहता है, चचेरा ना होता है, इसका विशेषण क्या हो जाएगा, चचेरा, मतलब अपना नहीं, मतलब चचेरा, ठीक है। प्रश्न है शूलपाणी शब्द का कौन सा समास होगा। शूलपाणी जो है वह कौन सा समाज का होगा, तो वो होगा बहुब्रीहि समास का होगा, ठीक है। कि शूलपाणी का अर्थ होता है हमारे बीना वाणी, यानी कि जो हमारी होती सरस्वती माता जो होता है, तो वही होता है, बहुब्रीहि समास में आता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 37 में है निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है। निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है, तो याद रखिएगा 37 में देख लीजिए, आपको याद रखना है कि राम ने पुस्तक खरीदा, राम पुस्तक खरीदा, राम ने पुस्तक खरीदा, इनमें से कोई नहीं। देखिए राम ने क्या खरीद रहा है, पुस्तक खरीदा, तो यहाँ पर ऑप्शन संख्या ए मार लीजिएगा, क्योंकि यही आपको बिल्कुल सही लग रहा है, ठीक है। प्रश्न संख्या 38 में देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है। द्रव्यवाचक संख्या का उदाहरण क्या है। ए पत्थर, बी दूध, सी गांव, डी शहर। तो द्रव्यवाचक संज्ञा का जो उदाहरण है वो आपको याद रखना होगा, ये हमारा क्या है, दूध हो सकता है, क्योंकि द्रव क्या है सकता है, दूध हो सकता है। चलिए 39वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उसने अपने भाई का घर खरीदा किस वाक्य का उदाहरण है। तो आपको याद रखना है, सरल वाक्य है, उसने अपने भाई का घर खरीदा, बी संयुक्त वाक्य, बी मिश्र वाक्य। उसने अपने भाई का घर खरीदा, ये किस वाक्य का उदाहरण, तो याद रखना सरल वाक्य का उदाहरण है। 40वें प्रश्न में सजीव शब्द का विलोम क्या होता है। देखिए झकास क्वेश्चन पूछ दिया आपसे, जिससे आपको आता ही नहीं होगा, है ना। तो सजीव है तो निर्जीव हो जाएगा, इसका विपरीत अर्थक शब्द तो बनाए होंगे आप बचपन से अभी तक, तो सजीव है तो उसका निर्जीव मान लीजिएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है सजीव का निर्जीव होता है, इसलिए आप सब संख्या जो है वो बी मार लीजिएगा। प्रश्न संख्या 41 में है जप्पू जी किसकी रचना है। जप्पू जी किसकी रचना है, तो जप्पू जी की बात कर रहा है, आप समझ लीजिए गुरु नानक की बात याद रखिए। जप्पू जी कौन थे, तो वो थे गुरु नानक। जप्पू जी किसकी रचना है, तो वो गुरु नानक की रचना है, इसलिए ऑप्शन संख्या सी में आप इसको लॉक लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 41 में बढ़ते हैं। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, भसीन छोड़ी तन मगन, नगन भैया किस कविता की पंक्ति है। तो चलिए इसका ऑप्शन भी जान लेते हैं। राम नाम बिरतु बिरथे जग जन्मा रे, ये याद रखिएगा, इसमें इसका जो पंक्ति है यही है, ठीक है। प्रश्न संख्या ऑप्शन संख्या सी मार लीजिएगा। प्रश्न संख्या 43 में है रसखान रचित प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचनाएं हैं। तो याद रखिएगा प्रेम अयानी श्री राधिका, तो वो हमारे क्या थे, याद रखिए 43 का प्रेम निरूपण संबंधित, यानी कि प्रेम से उत्पन्न हो रहा है, प्रेम निरूपण के बारे में, क्योंकि प्रेम अयानी से क्या होता है, प्रेम निकल रहा है। प्रेम वाटिका जब भी आएगा तो याद रखिएगा प्रेम प्रेम के संबंधित। तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा ठंडी भी है, तो अच्छी तरह से आप रहिएगा, ठंडी का मौसम है, अच्छी तरह रहिए, स्वेटर और पहन लीजिएगा अच्छी तरह से, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं, 44वां प्रश्न में देखते हैं। इनमें से किनका सवैया और घना छड़ी अत्यंत प्रसिद्ध है। इसलिए मान लीजिएगा घनानंद का। ऑप्शन संख्या ए किनका सवैया घना
घनाक्षरी है। घना का मतलब होता है घनानंद, याद रखिएगा। घनानंद, घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है। चलिए प्रश्न संख्या 45 में है, रसिक समाज की स्थापना किसने किया था? रसिक समाज की जो स्थापना किसने किया था? तो ऑप्शन संख्या ए है, घनानंद ने किया था। ठीक है। प्रश्न संख्या 46 में है, बीना किसकी रचना है? तो 46 में देखते हैं बीना किसकी रचना है, तो सुमित्रानंदन पंत की है। तो बीना जो है वो किसकी रचना है? तो सुमित्रानंदन पंत की है। ऑप्शन याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 46 में देखते हैं, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म हुआ था वो आपको याद रखना है, 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था। प्रश्न संख्या 48 में है, अपने सामने शीर्षक काव्य संग्रह किनकी रचना है? अपने सामने शीर्षक काव्य संग्रह किसकी रचना है? तो आपको याद रखना होगा कुंवर नारायण की है। ठीक है। तो चलिए आपको कुंवर नारायण में आपको टिक मार लेना है। प्रश्न संख्या 49 में है, बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कहाँ मिलता है? तो बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो मिलता है वो घर के दरवाजे पर मिलता है, इसलिए ऑप्शन संख्या इसका बी मार लीजिएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 50 में है, तुर्की के महाकवि हिकमत की कविताओं का अनुवाद डंगवाल ने किस रूप में किया है? तो तुर्की के महाकवि हिकमत की कविताओं का अनुवाद जो डंगवाल ने किया था वो किया था पहल पुस्तक के रूप में किया था। आपको याद होना चाहिए, इसके लिए ऑप्शन संख्या जो है वो सी मार लीजिएगा, पहल पुस्तिका में किया था। तुर्की का महाकाव्य हिकमत की कविता जो हुआ था वो पहल पुस्तिका में हुआ था। प्रश्न संख्या 51 में है, रेनर मारिया रिल्के की माता का क्या नाम था? रेनर मारिया रिल्के की जो माता का नाम था वो था सोफिया नाम था। ठीक है। इसको ऑप्शन संख्या जो है डी में मार लीजिएगा। प्रश्न संख्या 52 में है, किनकी आरंभिक काव्य प्रकृति और सौंदर्य के संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है? तो ऑप्शन संख्या इसको मार लीजिएगा ए, सुमित्रानंद पंत, क्योंकि किनकी आरंभिक काव्य प्रकृति और सौंदर्य के संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है, तो वह था सुमित्रानंदन पंत था। ठीक है। प्रश्न क्या आप चलते हैं 53 की ओर। कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी पुस्तक वस्तु दिखाई नहीं देता है? तो चलिए इसका ऑप्शन जो है वो भारतीयता नहीं दिखाई देता है। ऑप्शन संख्या बी मार लीजिएगा। प्रश्न संख्या 54 में है, कवि गुरु नानक के अनुसार इस दुनिया में राम नाम कीर्तन के बिना क्या व्यर्थ है? सही बात कह रहा है कि राम नाम के बिना जो है जन्म में और जीवन क्या है, दोनों क्या है, व्यर्थ होता है। याद रखिए, जब तक हम राम नाम का ना ही नाम लेंगे, कीर्तन ना करेंगे, तो वो हमारा जन्म जो है जीवन पर धरती पे व्यर्थ ही है। ठीक है। प्रश्न संख्या 55 में देखते हैं, उत्तर प्रियदर्शी शीर्षक नाटक की रचना कौन है? तो याद रखिएगा आपको कि उत्तर प्रियदर्शी की जो रचनाकार है वो है सच्चिदानंद हीरानंद बत्स्यायन या अज्ञेय। इसको याद रखिएगा, इस शॉर्टकट में इसको अज्ञेय भी कहते हैं। ठीक है। तो आपको सच्चिदानंद हीरानंद दास बत्स्यायन अज्ञेय, इसका पूरा नाम होता है, अज्ञेय का पूरा नाम क्या था? तो सच्चिदानंद हीरानंद बत्स्यायन है। ठीक है। इसको कहीं कहीं पर अज्ञेय भी देता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अज्ञेय भी मार सकते हो। ठीक है। प्रश्न संख्या 56 में है, जनता के रोग के राह समय में ताव कहाँ, या जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कविता से उद्यत हुआ है? तो ऑप्शन संख्या जो है जनतंत्र का जन्म पाठ से ये उत्पन्न हुआ था। जनतंत्र का जन्म जो हुआ था उसी पाठ से यह उत्पन्न हुआ था। ठीक है। तो आपको मार लेना है, जनतंत्र का जो जन्म है उसी पाठ से यह उदित हुआ था। ठीक है।
प्रश्न संख्या आगे है, आपको मिल गया होगा स्क्रीन पर भी, आप देखते होंगे। इसलिए 56 का जो आंसर है वो आप बी मार लीजिएगा, ठीक है। 57 में देखते हैं। कुंवर नारायण का जन्म कहाँ वो हुआ था? तो कुंवर नारायण का जो जन्म हुआ था 1927 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। तो याद रखिएगा, आपको कुंवर नारायण का जो जन्म हुआ था 1927 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। प्रश्न संख्या 58 है, हमारी नींद कविता में किसकी जीवन क्रम पूरा हुआ है? हमारी नींद कविता में किसकी जीवन क्या पूरी हुआ है? तो आपको याद रखिएगा, ऑप्शन आपको दे रहे हैं, चिड़िया, पौधा, मधुमक्खी, मक्खी। तो याद रखिए मक्खी का हुआ है। हमारी नींद कविता में किसका जीवन पूरा हुआ है? तो वह हुआ मक्खी का हुआ है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन संख्या जो है उसका मार लीजिएगा मक्खी में, डी मार लीजिएगा। प्रश्न क्या है 59 में, सुमित्रानंद पंत का अंतिम काव्य क्या है? तो लोकयतन, पल्लव, उच्छ्वास, डी वीणा। तो आपको याद रखना होगा कि इसका जो है लोकयतन जो है, लोकयतन वही उसका क्या है, अंतिम काव्य था। सुमित्रानंदन का अंतिम काव्य था क्या? वो था लोकयतन, लोकायतन। प्रश्न संख्या 60 में है, मानव का रचना हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सूख गया है, यह पंक्ति किस कविता से उद्यत हुआ है? तो आपको याद रखना होगा कि जो हमारी नींद जो होता है कविता है, हिरोशिमा जो है, मानव रचा हुआ सूरज मानव को भाप कर सोख लेती है, यह पाठ जो है हमारा हिरोशिमा पाठ से उद्यत हुआ था। प्रश्न संख्या 61 में देखते हैं, जो पुरुष कविता रचता है, जो पुरुष कविता रचता है वह किसके लिए शब्द दिया गया है? तो वो हमारे कवि के लिए दिया गया है। जो कविता रचता है वो कौन होता है? कवि होते हैं, हमारे कवि होते हैं ना। प्रश्न क्या आपके सामने मिल गया होगा 62 में, एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? प्रतिकूल कार्य करना। इनकी जो एक आंख से देख रहा है तो आधे ने काम हो रहा है, इनकी प्रतिकूल कार्य कर रहा है, मतलब आधा कार्य तो पूरा काम तो हो ही रहा है लेकिन वो काम का सही ढंग से नहीं हो रहा है। चलिए अगले बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 63 में आपको देख रहे हैं, ठीक है। तो 63 में क्या कर रहा है कि योर लव क्या है? आपको अगर पढ़ाए होंगे व्याकरण तो आपको समझ में आया होगा। योर लव जो है वो अंतः अस्त व्यंजन वर्ण है, इसलिए ऑप्शन संख्या क्या मार लीजिएगा? बी मार लीजिएगा, अंतः अस्त व्यंजन वर्ण है। प्रश्न संख्या 64 में है, यशोधरा का संधि विच्छेद क्या था? ये भी तुम्हारा आपको जो है वो है विसर्ग संधि का है। तो याद रखिए यशः जोड़ धरा, तो यशः जोड़ धरा जो है वो आपको कहाँ पर मिल रहा है, आपको खोजना है ना। तो चलिए, तो यशोधरा में जो होता है यशः जोड़ धरा, इनकी यहाँ पे जो आ रहा है या, तो इसीलिए ऑप्शन संख्या जो ए है। तो यहाँ पर देखिए ये जो सौ है यहाँ पर सो है, ओ की मात्रा रहेगा तो ओ रहेगा, तो आपको क्या करना है? विसर्ग लगाना है। तो इसलिए यहाँ पर जो है ए ऑप्शन संख्या क्या है इसका सही है। प्रश्न संख्या जो 65 में है, हरि शब्द कौन सा संज्ञा का है? हरि, हरि जो शब्द है वो कौन सा संज्ञा का है? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा का है, याद रखिएगा। हरि शब्द जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा का है, ऑप्शन संख्या बी मार लीजिएगा। प्रश्न संख्या 66 में, रात को पहरा देने वाला आज घर चला गया, किस पदबंध का उदाहरण है? संज्ञा पदबंध का उदाहरण है, क्योंकि रात को पहरा देने वाला आज घर चला गया, रात को पहरा दे रहा है, उस किसी का तो नाम हो सकता है, या किसी पद का नाम हो सकता है ना। तो यहाँ पर कहता है कि किसी पहरा, रात को पहरा देने वाला आज घर चला गया है, मतलब उसका नाम बोल के हम बोल रहे हैं कि घर चला गया है, इसलिए इसका जो है आपसे संज्ञा है वो ए बार लीजिएगा, ठीक है। बहुत ठंडा है फ्रेंड्स, तो आप लोग अपना स्वेटर रजाई में रहिएगा भाई, अच्छी तरह पढ़िए, मेहनत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इस चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करें, लाइक कीजिए अगर अच्छा लगे तो, ठीक है। तो और कमेंट कर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 67 में देखते हैं, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? राजा दशरथ की 3 रानियाँ, राजा दशरथ की 3 रानियाँ थी, राजा दशरथ का 3 रानियाँ थी, राजा दशरथ के 3 रानियाँ थी। देखिए सभी आपको सेम लग रहा है,
यहाँ पे कुछ को में है, कुछ का में है, किस की में है। फ़र्क क्या है? का के की फ़र्क है। यहाँ पर देख लीजिए ये फ़र्क है, बाकी सब कुछ सेम है। तो यही चीज़ आपको समझना है, क्योंकि ये बोल रहा है कि राजा के, इसमें शुद्ध वाक्य पूछना है तो राजा दशरथ के 3 रानियाँ हैं, क्योंकि ये हमारा एक वचन, दो वचन, बहुवचन में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है राजा दशरथ की 3 रानियाँ थी। चलिए ऑप्शन संख्या मार लीजिएगा डी। प्रश्न संख्या 68 में है, सब धन किस विशेषण का उदाहरण है? ए परिणाम बोधक, बी सर्वनामिक बोधक, सी गुणवाचक, डी संख्यावाचक। तो देखिए यहाँ पर 68 में जो आपको कह रहा है वही बहुत सटीक बात बोल रहा है कि सब धन, सब का मतलब होता है परिणाम बोधक, इनकी सब धन होता है। इस विशेषण का क्या होता है? समझते, परिणाम दे रहा है हमको, इसलिए ऑप्शन संख्या जो है ए मार लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि 69 में, तो गोमल शब्द क्या है? गोमल शब्द जो होता है तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज। तो गोमल शब्द जो होता है वो हमारे क्या होता है? देशज होता है, इसलिए ऑप्शन संख्या क्या है? सी मार लीजिएगा। प्रश्न संख्या 70 में है, उपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? पहले बता चुके हैं, किसी भी शब्द के पहले आए तो समझ जाना है कि उपसर्ग हो रहा है। अब प्रत्यय होता है किसी भी शब्द के लास्ट में होता है, तो इसलिए जान नहीं, उपकार, उपकार में उप कहीं पर लिखा हुआ है, इसलिए डी मार लीजिएगा आँख बंद करके, इसलिए उपकार में होता है उपसर्ग है। प्रश्न संख्या 72 में आ जाइए, शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? याद आपको रखना होगा, शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको याद रखिएगा 2 प्रकार के होते हैं। शब्दांश कितने प्रकार होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, आप दिमाग घुसाइए। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, आप दिमाग ब्लॉक लगा लीजिए। 72वां प्रश्न में देखते हैं हम, सर्प शब्द में प्रत्यय कौन है? देखिए हम पहले बता दिए, सर्प में और है, सर्प और है, तो इसमें अप्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन संख्या यह है क्या है? मार लीजिएगा ए में। प्रश्न संख्या 73 में है, अपमान शब्द का विशेषण क्या है? अपमान शब्द का विशेषण क्या है? तो ऑप्शन संख्या जो है अपमानित होता है। अपमान शब्द का विशेषण पूछ रहा है, इसलिए क्या हो रहा है? अपमानित हो रहा है, हमको अपमानित कर रहे हैं, इसलिए इसका जो ऑप्शन संख्या है वो हमेशा बी में लॉक लगा लीजिएगा। प्रश्न संख्या 74 में है, सभापति शब्द में कौन सा समास है? सभापति में शब्द में कौन सा समास है? याद रखिए, आप पढ़े होंगे समास तो आपको याद होगा, सभापति तत्पुरुष समास, सभापति तत्पुरुष समास, सभापति तत्पुरुष समास। आपको दिमाग में घुसाया होगा सर जी, टीचर जो आपको होंगे ना वो अच्छी तरह से सेटिंग करवाया होगा आपके दिमाग में। सभापति तत्पुरुष समास दिमाग में रख लीजिए, अच्छी बात है। प्रश्न संख्या 75, नाली में बहता हुआ पानी किस पदबंध का उदाहरण है? आप देखिए, नाली में बह रहा है पानी, किस पदबंध का उदाहरण पूछ रहा है हमसे, तो कितना गजब बात पूछ रहा है वो देखिए ना। तो ये नाली में जो पानी बहता है वो किस विशेषण, तो विशेषणवाचक का होता है ना, तो पानी तो बह रहा है तो किसी के तो पक्ष में ना है, ये नाली में बह रहा है, तो ये हमारे सबके लिए होता है, इसलिए आप क्या देखिएगा, विशेषण पदबंध होता है। प्रश्न संख्या 76 में देखते हैं, जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, रचना के दृष्टि में किस प्रकार का वाक्य है? जो छात्र मेहनत करता है उसी को ना सब कुछ मिलता है, हम बताए शुरू में भी, ये सरल वाक्य है। प्रश्न संख्या 77 में, आकाश शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? आकाश शब्द का जो पर्यायवाची होता है वो होता है नभ होता है, याद रखिए। आकाश शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? तो नभ हो इसमें है। प्रश्न संख्या 78 में है, अंधकार शब्द का विलोम क्या होता है? देखिएगा, हो गया ना शुरू, ये कैसन क्वेश्चन पूछता है। देखिए, अंधकार तो है ही, तो प्रकाश डालिए तो हो जाएगा इसका उल्टा। ये विलोम का मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द, यानी कि विपरीतार्थक का मतलब होता है उल्टा शब्द। तो अंधकार का प्रकाश है, प्रकाश का अंधकार, तो समझ में आ गया। इस ऑप्शन संख्या मान लीजिएगा ए। चलिए, प्रश्न संख्या आपको मिल गया होगा 69, शिव का उपासक के लिए एक शब्द बनाएं। शिव का उपासक के लिए एक शब्द बनाना है आपको। देखिए, अच्छी बात तो पूछ दिया ना, तो शैवा हो जाएगा। तो शिव का जो उपासक के लिए एक शब्द बनता है तो वह शैवा होता है। 80 में है, घी के दिए जलाना, मुहावरे का अर्थ बताइए। देखिए, अच्छा बात तो पूछ ही रहा है,
आप लोग भी अच्छे बच्चे होंगे ना तो अच्छा तो बात पूछ ही देगा ना। घी के दिए जलाना, इसका क्या होता है कि अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्नता, मतलब जो व्यक्ति हार जाता है उसके पक्ष में हम क्या करते हैं, मतलब उसके मतलब दिखा दिखा के हम खुशी मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्या 81 में है, सोना धातु, सोना या धातु कौन सा लिंग होता है। सोना या धातु जो होता है हमारी वो होता है वो पुल्लिंग होता है। प्रश्न क्या 82 में है, घड़ी शब्द कौन सी संज्ञा है। घड़ी शब्द जो होती है वो कौन सी संज्ञा है, तो आपको याद रखना होगा वो जातिवाचक संज्ञा है। प्रश्न क्या 83 है, जेठ शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। देखिए जेठ का जेठानी, आपको तो दिमाग में घुसना ही चाहिए। ऑप्शन संख्या क्या है, सी मार लीजिएगा। प्रश्न का 84 में है, बखूबी शब्द में कौन सा समास होता है। आपको अगर पढ़े होंगे समास तो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, अगर नहीं पढ़े होंगे तो आप जाके पढ़ लीजिए अच्छी तरह से, क्योंकि समास में बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बाद में कंफ्यूज मत हो जाइए। तो चलिए पढ़ते हैं। बखूबी शब्द में जो समास होता है वो अव्ययी भाव समास होता है। ऑप्शन संख्या इसको डी मार लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 85 में है, रमेश आ रहा होगा। रमेश आ रहा होगा, अभी तो पता नहीं है लेकिन आ रहा होगा में है। तो चलिए ये भविष्य में यहाँ आएगा ना, आ गया, आ गया मतलब वर्तमान में आया है, आ गया ना वर्तमान में है, आने वाला है भविष्य में होगा, आकर चला गया मतलब ये भूतकाल में हो गया। तो इस प्रकार से आपको दिमाग में रखना था, ये भविष्य काल में आने वाला है तो याद रखिए भविष्य काल में होता है आने वाला होता है, इसलिए कि रमेश आ रहा होगा तो भविष्य काल में मान लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन संख्या बी में है। प्रश्न का 86 में, मंगप्पा को किससे विवाद था। पता है झगड़ा लगाने वाला बात है। चलिए आपको याद तो मज़ा तो आया होगा किताब पढ़ने में, तो चलिए 86 को देख लीजिए है, मंगम्मा को किससे विवाद था। तो मंगम्मा को जो विवाद था अपनी बहू था, सास बहू का झगड़ा था। चलिए इसमें आप लोग नहीं पढ़िएगा सो बेहतर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस चिंता से लक्ष्मी की नींद नहीं आती है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, किस चिंता से लक्ष्मी की नींद नहीं आती थी, तो वो बाढ़ की समस्या था, उसके गांव में जल्दी बाढ़ आया था, इसी कारण उसको नींदे नहीं आ रहा था, ठीक है। तो चलिए आप समझ गए होंगे, बी मार लीजिएगा ऑप्शन। प्रश्न क्या 88 में है, सात कोड़ी होता का जन्म कब हुआ था। सात कोड़ी होता का जो जन्म हुआ था 1929 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था, सात कोड़ी होता का, ठीक है। सात कोड़ी होता यथार्थ रखिएगा 1929 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। प्रश्न का 89 में है, माँ के दोनों पुत्र पढ़ लिख कर वहाँ काम में चले गए थे। माँ के दोनों पुत्र वहाँ पढ़ लिख कर काम में चले गए थे, तो याद रखिए गांव में, पहाड़ में, खदान में, शहर में। तो माँ के दोनों पुत्र पढ़ लिख कर कहाँ गए थे, तो वो शहर में चले गए थे, ठीक है। प्रश्न का 90 में है, मंगू कितने वर्ष की है। मंगू जो थे वो कितने वर्ष के थे, तो आपको याद रखना है, आपको ए 12 वर्ष, सी बी 13 वर्ष, सी 14 वर्ष और डी 15 वर्ष। तो याद रखिएगा मंगू जो थे वो हमेशा 14 वर्ष के थे, इसलिए ऑप्शन संख्या सी मार लीजिएगा, सी में। प्रश्न क्या 91 है, मदुरै पंडिये लोगों की दूसरी राजधानी है, यह कहाँ लिखा हुआ है। चलिए मदुरै पंडिय लोगों की जो दूसरी राजधानी है वो कहाँ लिखा गया है, तो वो थे बी कॉल्डवेल के तुलनात्मक व्याकरण में लिखा गया था। याद रखिएगा वो अच्छा क्वेश्चन है कि मदुरै पंडित लोगों की दूसरी राजधानी कहाँ है, तो कॉल्डवेल के तुलनात्मक व्याकरण में है, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न में थे 93, बल्लील अम्बाल की लड़की का क्या नाम था। तो बल्लील अम्बाल की जो बेटी का नाम था वह था पापाती। ऑप्शन संख्या सी मार लीजिएगा, पापाती था। प्रश्न का 94 है, बलील अम्बाल किस रंग की साइकिल रिक्शे का सवार किया करते थे। तो चलिए बलील अम्बाल जो थे वो किस प्रकार का साइकिल का इस्तेमाल कर रहे थे, तो चलिए अभी जान लेते हैं ना। तो पीले रंग का जो साइकिल था वो वही इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है, सवारी किए थे। प्रश्न का 94 में है,
सीता क्या देखकर रुआंसी हो गई? सीता क्या देखकर रुआंसी हो गई थी? तो आपको याद रखना, काला ओढ़ना देखकर क्या कहता है, बहुत रुआंसी, मतलब रोने की टाइप हो गया था उसका। 95 देखो, नारायण की पत्नी का क्या नाम था? नारायण को जो पत्नी का नाम था भांवड़ी नाम था। याद रखिएगा, नारायण का जो पत्नी का क्या नाम था? तो भांवड़ी नाम था। प्रश्न संख्या 96 है, हेड नर्स का नाम क्या था? हेड नर्स का जो नाम था वो था बहन था। सॉरी हम कहाँ पर गए? सॉरी, हेड नर्स का जो नाम क्या था तो वो था ए जिमी, बी मिरांड और सी नसरीन और डी मिली। तो इसका याद रखिए, हेड नर्स का जो नाम था वो था मिरांड नाम था। ठीक है, ऑप्शन संख्या जो बी मार लीजिएगा। ठीक है, बी में। प्रश्न संख्या 97 है, वेदना कितनी क्रूरता से कोच रही थी, उसका साक्षात्कार किन जीवन में पहली बार हुआ था? तो चलिए, वेदना के बारे में करेंगे तो याद रखिएगा, तो पुत्र को याद रखिएगा। वेदना किनकी क्रूरता से पहुंच रही थी? तो वो पुत्र की। प्रश्न क्या 98 है, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी से स्कूल के 2 कमरों में लगभग कितने लोग खचाखच भर गए? अब देखिए, प्रश्न संख्या जो है 200 लोग के करीब, मतलब उसमें जो ढहते विश्वास में था ना, ढहते विश्वास शीर्षक में स्कूल के कमरा में लगभग 200 व्यक्ति करीब, मतलब उसमें खचाखच भर गए थे। तो ऑप्शन संख्या जो है 98 का डी मार लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन संख्या डी मार लीजिएगा। प्रश्न संख्या 99 है, श्रीनिवास किसके साहित्यकार हैं? श्रीनिवास जो थे किसके साहित्यकार हैं? ऑप्शन ए अंग्रेज, बी हिंदी, सी उर्दू, डी कन्नड़। तो आपको याद रखना है, जो श्रीनिवास जो थे वो कन्नड़ के साहित्यकार थे। तो समझ में आ गया होगा, तो इसलिए ऑप्शन संख्या मान लीजिएगा डी में। प्रश्न संख्या 100 में देखते हैं, अच्युत किसका बेटा था? हाँ, लक्ष्मी, बी गुणनिधि, सी सरपंच, डी पुजारी। अच्युत जो था वो था लक्ष्मी का बेटा था। तो याद रखिए, लक्ष्मी का बेटा कौन था? तो अच्युत था। तो अच्युत की माँ का नाम क्या था? तो लक्ष्मी नाम था। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं 1 से लेकर और 100 तक हम ऑब्जेक्टिव आपको बताने का प्रयत्न किए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे वो आपके पास जल्द से जल्द पहुँच पाएँ। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं ये सब आप काम कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच पाएँ। ठीक है, तो आशा करते हैं फ्रेंड्स ये सब आप काम कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अच्छी से तैयारी कीजिए। लव यू डियर माय डियर फ्रेंड्स।